पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सुल्तान के तख्त पर बैठकर गियासुद्दीन बलबन ने जिल्ले इलाही तथा नियामत खुदाई जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की और बड़ी शानो शौकत के साथ दिल्ली पर राज करने लगा। उससे पहले किसी भी सुल्तान ने ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया था। बलबन एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उस काल के मुस्लिम इतिहासकार बलबन को पैगंबर मानते थे, जिसे अल्लाह ने भारत में इस्लाम के प्रसार हेतु भेजा था। अतः स्वाभाविक ही था कि बलबन विद्रोही हिंदू राजाओं का कठोरता से दमन करता। उसने रणथंभौर, ग्वालियर तथा चंदेरी के राजाओं का दमन करके उन्हें फिर से दिल्ली के अधीन बनाया। दोआब के हिंदू विद्रोहियों का भी दृढ़ता से दमन किया। उसने बड़ी संख्या में दोआब के हिंदू पुरुषों का वध कर दिया तथा उनकी स्त्रियों और बच्चों को पकड़कर गुलाम बना लिया। यद्यपि भारत में तुर्की साम्राज्य को स्थापित हुए लगभग 60 वर्ष हो चुके थे, परंतु चारों दिशाओं से दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण होते रहे थे। इस कारण सल्तनत में तुर्की संस्थाएं गठित नहीं हो पाई थीं। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के संगठन में कोई उन्नति नहीं की गई थी और न विजेता और विजित में संपर्क बनाने का प्रयत्न किया गया था। विजेता अब भी विदेशी समझे जाते थे। भारत की जनता उन्हें घृणा से देखती थी और उनका आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जनसाधारण की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अमीरों की निष्ठा संदिग्ध रहती थी और वे षड्यंत्र तथा कुचक्र रचने में संलग्न रहते थे। 40 गुलामों का मंडल षड्यंत्रकारी एवं विघटनकारी शक्तियों का नेतृत्व करता था। वे बलबन के सुल्तान बन जाने से असंतुष्ट थे, इसलिए 40 मंडल के अमीरों का दमन करना आवश्यक था। बलबन ने न केवल अन्य तुर्की अमीरों का अपितु शमसी अमीरों का भी दमन किया, जो स्वयं को दूसरों से अधिक अभिजात्य मानते थे। बलबन ने कई अमीरों से उनकी जागीरें छीन लीं। जब बलबन की कार्यवाहियां आगे भी जारी रहीं तो दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने बलबन के समक्ष उपस्थित होकर उससे अनुरोध किया कि वह अमीरों के विरुद्ध और अधिक कठोर कार्यवाही नहीं करे। इस पर बलबन ने अमीरों तथा सूबेदारों का पीछा छोड़ा। खोखरों का दमन तो बलबन उसी समय से कर रहा था जब वह नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। उस काल में खोखरों एवं मंगोलों का एक गठजोड़ बन गया था। बलबन ने न केवल उस गठजोड़ को बिखेर दिया था, अपितु भारत पर आक्रमण करने वाले मंगोलों का बड़ी क्रूरता से दमन किया था। इस समय तक मंगोल गजनी तथा ट्रांसआक्सियाना पर अधिकार कर चुके थे तथा बगदाद के खलीफा को मौत के घाट उतार चुके थे। मंगोल सिंध और पंजाब पर बार बार आक्रमण करके वहां निरंतर लूटमार मचा रहे थे। मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा के लिए अलग सेना का गठन किया तथा उस सेना को स्थायी रूप से पश्चिमोत्तर सीमा पर तैनात कर दिया। बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा पर कई नए दुर्ग भी बनवाए जिनमें सेना को रखा जा सके। जब बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने दिल्ली से संबंध विच्छेद करके अवध पर आक्रमण किया तो जाजनगर के हिंदू राजा ने तुगरिल खां का सामना किया तथा तुगरिल खां को परास्त कर दिया। इस पर तुगरिल खां ने बलबन से सहायता मांगी। इस प्रकार बलबन को बंगाल में कार्यवाही करने का अवसर मिल गया। बलबन ने तुगरिल खां पर आक्रमण करके उससे युद्ध का हर्जाना मांगा। इस पर तुगरिल खां ने अवध की जागीर बलबन को दे दी तथा स्वयं
दिल्ली के अधीन हो गया। सल्तनत के विभिन्न भागों में विद्रोह होते रहने के कारण राजकोष का बहुत बड़ा अंश सेना पर व्यय करना पड़ता था। मंगोलों के आक्रमणों को रोकने तथा विद्रोहियों का दमन करने में काफी धन व्यय करना पड़ता था। अनेक प्रांतीय गवर्नर और स्थानीय सरदार समय समय पर कर देना बंद करके उपद्रव करने लगते थे। इसका राज्य की आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। राज्य की आर्थिक दशा को सुधारे बिना बलबन अन्य समस्याओं को नहीं सुलझा सकता था। बलबन ऐसे समय में तख्त पर बैठा था जब तुर्कों की सत्ता स्थायी रूप से भारत में स्थापित हो गई थी तथा अब राजनीतिक व्यवस्था को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करना आवश्यक था। दिल्ली सल्तनत में अब तक राजत्व के आदर्शों तथा उनके क्रियात्मक रूप में विभेद नहीं हो सका था। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारी, जिनको सदैव अपनी जान के लाले पड़े रहते थे, इस कार्य को नहीं कर सके। न तो उन्हें इसका कोई अनुभव था और न उनमें इस कार्य को करने की योग्यता थी। बलबन अनुभवी, दूरदर्शी, विचारशील तथा दृढ़ संकल्प का व्यक्ति था। अतः उसमें राजत्व के आदर्शों तथा उनके क्रियात्मक रूप में विभेद करने की क्षमता थी, किंतु इन्हें लागू करने के लिए धैर्य एवं लगन की भी आवश्यकता थी। इन सब बातों से स्पष्ट है कि बलबन के लिए दिल्ली का ताज कांटों से भरा हुआ था, परंतु बलबन लंबे समय से दिल्ली सल्तनत में विभिन्न प्रशासकीय कार्य कर चुका था तथा विगत 20 वर्षों से वह राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, इसलिए उसे इन समस्याओं से निपटने में विशेष कठिनाई नहीं होने वाली थी। बलबन ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अगली कड़ी में देखिए, बलबन ने प्रत्येक मेव के सिर के बदले चांदी के 2 टंके दिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।